बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, जो तबाहकुन और पाकिस्तान के इस पूरे निज़ाम को लपेटने वाला जो एक आइनी तरमीमी पैकेज हुकूमत का सामने आया था, और जो अब वो ज़मी बोस हो चुका है, वो किस्सा पारीना बन चुका है, वो दफन हो चुका है। इसके दफनाने में जो अंदरूनी कहानियां हैं, किस तरीके से ये मामला ख़त्म हुआ, किस तरीके से हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का जो प्लान है वो नाकाम हुआ, किस तरीके से मौलाना फजल रहमान ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और कैसे उन्होंने हुकूमत को एक कह सकते हैं कि ट्रैप में लाया, और फिर जब मसवदा सामने आया तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में चीखो पुकार जो है वो शुरू हो गई। मौलाना ने कैसे इनको ट्रैप किया, अब आगे क्या होने वाला है, और कैसे काजी फाजिसा साहब और हुकूमत के जो कील के जो उनका ताबूत है उसमें आखिरी कील कैसे लगा, इसकी अंदरूनी कहानियाँ क्या हैं और अब आगे क्या होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इन तमाम तर वाक़यात का आज अहाता करेंगे और बताएंगे वो अंदरूनी कहानियाँ जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आ सकें। नाज़रीन, जब से ये हुकूमत कायम हुई है तब से लेकर अब तक आप एक जो बेसिक है वो ये है कि इन्होंने दो चीफ जस्टिस हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने या फिर ताकतवर हलकों ने अपने हाथ में रखे, और ये कहना शुरू कर दिया कि अब सारे मामलात हमारे कंट्रोल में हैं। मतलब चीफ जस्टिस काजी फाजिसा और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जनाब जस्टिस आमिर फारूक साहब, इन दो के ज़रिए ही ये सारे मामलात, सारे वाक़यात जो है वो शुरू हो गए, और हुकूमत के लिए ये समझना शुरू हो गया कि अब सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। तहरीक इंसाफ से इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ज़रिए निशान छीन लिया गया। बाद में फिर ज़ाहिर है PTI के उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर हो गए, और उसके बाद जो 9 फरवरी 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब जिस तरीके से मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया, चोरी की गई, फार्म 47 से लोग बनाए गए, अब ये तासुर आ रहा था कि बस सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है और जो कुछ भी वो करेंगे उन्हीं के पास होगा। फिर सोने पे सुहागा मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में ज्वाइनिंग के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती थी, 2/3 अक्सरियत हुकूमत को फराहम कर दी गई, तो एक स्मेल सी महसूस होने लग गई अदालतों में भी, क्योंकि बाकी जो जजेस थे वो भी ये महसूस कर रहे थे कि शायद एक नया पैकेज लाने की कोशिश कर रही है हुकूमत, अदालतों को बिल्कुल डिसमेंटल फारिग करने की तरफ जा रहे हैं। तो फिर जजेस ने महसूस किया और वो सीधे हो गए। उन्होंने कहा कि भाई इनफ इज़ इनफ, अब मामलात आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे, अब बुनियादी इंसानी हकूक़ का भी जो है वो दिफा किया जाएगा और जो जिसका हक है उसको मिलेगा। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथी जो बाकी 7 जजेज़ हैं, यानी कि 8 जजेज़ ने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें फराहम कर दी, और ये वो पहला धचका था जिसकी वजह से हुकूमत शदीद परेशान हो गई। उनके सारी जो तदबीरें थी, प्लानिंग्स थी, वो सारी ख़राब हो गई, तदबीरें सारी उलट हो गई, और सबसे पहला काम तो ये हुआ कि उनकी जो 2/3 अक्सरियत है वो ख़त्म हो गई। प्लान ये था कि जैसे ही अगस्त या फिर सितंबर का महीना आएगा, काजी साहब ने अक्टूबर में रिटायर होना है, तो उससे कुछ दिन पहले एक आइनी तरमीम करा दी जाएगी, फेडरल कोर्ट बना दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, या मतलब सारा प्लान था। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो इस वक्त आंखें दिखा रही हैं, इनको सीधा किया जाएगा। अब अल्लाह का करना ऐसा हुआ है कि जो तरमीम, जो मुजवज़ा तरमीम या जो पैकेज है वो सामने आया है, तो उसके बाद शेख चिली वाली बात है कि हुकूमत और जो इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हलके हैं और काजी फाजिसा साहब हैं, उनकी जो सारी कहानी है, वो जो गेम है वो खुल कर सामने आ गई। और अब जो जजेस हैं वो भी अब ये सोच रहे हैं, और वो जजेस तक भी ये बात डेफिनेटली पहुंच गई है कि देखें कौन रास्ता रोकना चाह रहा है, कौन रास्ता बना रहा है, और कौन इसकी रुकावटों के अंदर आया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो एक चीज़ सामने आई कई दिनों से, वो ये थी कि जो मुजवज़ा आइनी तरमीम है बुनियादी तौर पर वो है क्या। ना हुकूमती जमातों को पता था, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी के लोगों को पता था। PTI तो वैसे ही वो जिस तरह से कहते हैं कि सुतेली औलाद बनी हुई है इस वक्त हुकूमत के लिए भी, पार्लिमान के अंदर भी और पार्लिमान के बाहर भी, तो उनको तो साथ वैसे शेयर नहीं कर रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में मौलाना फजल रहमान की जो है वो अहमियत बढ़ गई, क्योंकि उनके जो सेनेट में 5 वोट थे और कौमी असम्बली में 8 वोट थे, 2/3 अक्सरियत बन नहीं पा रही, बावजूद उसके कि रिकाउंटिंग के नाम पर तहरीक इंसाफ से नशिस्तें हथिया ली गई।
NA 171 की सीट भी पीपल्स पार्टी को गिफ्ट कर दी गई। मतलब जिस तरह से भी करके नंबर पूरे ना हुए और तेज रफ्तारी का जो नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी किया वो भी सब सामने था। फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब की एंट्री होती है। मौलाना फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो गए और मामला आगे चलने लगे। मैं शुरू से ये कहता था कि मौलाना फजलुर रहमान कलीदी किरदार अदा करेंगे इमरान खान के लिए या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बचाव के लिए, लेकिन हमारे कुछ दोस्त साहबान जो आप भी सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग बड़ी गालियां देते थे, ये कहते थे कि देखिए मौलाना का ये तर्जुमान बन गया है, मौलाना रेड लगवा रहे हैं, मौलाना हुकूमत के साथ चले जाएंगे, तो वो सारी कहानी। लेकिन इस सारी कहानी का जो मैं जिसे मैं समझता हूँ कि हीरो है वो मौलाना फजलुर रहमान है। हुआ ये कि जब आईनी तरमीम बताई नहीं जा रही थी, खामोश रखी गई थी, जैसे ही इसको खुफिया रखा जा रहा था तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि जो आईनी तरमीम है अगर वो आ भी जाती है तो आने के बाद ये मुतनाज़ा हो जाएगी, यानी कि आने से पहले ही वो मुतनाज़ा हो गई और ऑब्वियसली वो मुतनाज़ा थी और इसका ड्राफ्ट किसी के पास नहीं था। अब सबसे पहला बड़ा जो मकसद था या जो मामला था वो ये था कि किसी न किसी तरीके से ये ड्राफ्ट जो है वो हासिल कर लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी मीटिंग हुई तो उस मीटिंग में भी यही बात की गई कि पहले हम कोशिश करते हैं कि ये बुनियादी तौर पर आईनी तरमीम ला क्या रहे हैं, और जो आईनी तरमीम का जो मसवदा हासिल करना वो भी बड़ा मुश्किल बना हुआ था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब 2 रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह के ऊपर आते हैं तो उस मीटिंग में मौलाना से कहते हैं कि आप इसको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। तो मौलाना ने कहा कि हम अंधी तकलीफ तो नहीं कर सकते, कम से कम आप हमें बताएं तो सही, हम आपके साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार हैं, हम बात करेंगे, हो सकता है अगर आईनी तरामीम जो है वो अच्छी हुई, मुनासिब हुई तो फिर हम उसको सपोर्ट कर देंगे। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कहते हैं चलें ठीक है, वहां पर राब्ता होता है और फिर मोहसिन नकवी साहब कुछ देर के बाद वो मुजवजा ड्राफ्ट जो है वो लेके पहुंच जाते हैं तरमीम का। अब जब तरमीम का ड्राफ्ट सामने आता है और मोहसिन नकवी साहब वो फराहम कर देते हैं और यकीन दहानी करवा दी जाती है। ये एक ट्रैप था मौलाना का कि ठीक है जी ले आए, ड्राफ्ट देखते हैं तो आंखें खुल जाती हैं, बिलावल साहब की भी, मौलाना साहब की, उनकी लीगल टीम की भी। और जो 54 तरामीम की जाती हैं उसका बेसिक जो मकसद था वो तहरीक इंसाफ का था। मतलब ये कि तहरीक इंसाफ आज अगर रडार में है, आज अगर वो आप उसे कह सकते हैं कि पीटीआई इस वक्त रगड़े में आई हुई है तो कल को कोई और सियासी जमात भी आ सकती है। तो ऐसी सूरत हाल में कैसे इस तरह की कानून साजी को सपोर्ट किया जाए कि आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ज़्यादा फोकियत दे दें एक जैली कोर्ट को, एक नई कोर्ट को, और उसके अंदर भी कौन बैठेगा, रिटायर्ड जज बैठा होगा, उसके अंदर भी कौन बैठेगा जो मुतनाज़ा जज हो जाएगा, यानी कि काजी साहब को उधर लेके जाने की बात की जा रही थी। और उसके फैसले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग होंगे। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर भी जो सरबराही होगी वो काजी साहब की हो जाएगी, जो कि मुजवजा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसको मिल जाएगी। और फिर किसी जज के खिलाफ कोई सोर्स रिपोर्ट भी आ जाती है हाई कोर्ट के या किसी जज के खिलाफ, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत इंक्वायरी करवा कर आज खुद या किसी की शिकायत के ऊपर उसको हटा दिया जाएगा। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर काजी साहब यानी कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसके सरबराह जो होंगे वो सरबराह होंगे। चीफ जस्टिस अब सुप्रीम कोर्ट का नाम दे दिएगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बजाय, वो मेंबर होंगे। 2 सीनियर जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहबान होंगे वो मेंबर होंगे। और मतलब ये इस तरह से कहानी इन्होंने डाल दी। और मतलब ये कि ये था कोई तरीकाकार ना हुआ कि एक हाजिर सुप्रीम कोर्ट है जो कि प्रीम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर वाकई मेंशन है, आप उसको फारिग कर दें। और फिर ये भी तरमीम सामने लाए गए कि 199 के तहत जो हाई कोर्ट के इख्तियारात हैं वो महदूद कर दिए गए। फिर आज खुद नोटिस के सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात महदूद कर दिए गए। तो बेसिक सार चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान हैं अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो जब तक नए नहीं आते तो वो काम करते रहेंगे। हालांकि एक्टिंग सीईसी का एक पूरी क्लास आइन के अंदर 217 जो है वो मौजूद है कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर्ड होते हैं तो उनकी जगह के ऊपर जो सीनियर मेंबर होंगे कमीशन के वो मौजूद होंगे और 2 और मेंबर रहते होंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन भी गैर फाल नहीं होता। तो उसके अंदर भी तरमीम कर दी कि 63A के तहत फ्लोर क्लासिंग को आपने हलाल करार दे दिया। और भी मतलब ये कि जो तरामीम की गई उसमें सीधा सीधा इख्तियार हाई कोर्ट्स की जजेस की आगे पीछे करना, ये सारे मामलात करके ना इन्होंने कहानी डालने की कोशिश कर दी। इसके ऊपर जो है वो पकड़े गए, तरमीम पकड़ी गई और जब से ये मामला सामने आया है तब से लेकर अब तक हुकूमत परेशान है। और फिर मौलाना फजलुर रहमान ने
وہی بات کی جو انہوں نے تحریک انصاف کے ساتھ کی تھی کہ جو کچھ بھی کریں گے آپ کے ساتھ مشاورت اور اتفاق سے کریں گے. اور پھر جب مسودہ سامنے آیا تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی بھی آنکھیں کھل گئیں, مسلم لیگ نون کے لوگوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں, جے یو آئی تو ظاہر ہے سپورٹ ہی نہیں کر رہی تھی, اور ساتھ میں پیپلز پارٹی والوں کی بھی آنکھیں کھل گئیں اور پیپلز پارٹی والوں کو بھی اعتراضات آنا شروع ہو گئے. تو اب کہانی یہ ہے کہ مولانا نے گیم کی, مولانا نے ٹریپ کیا اور اس سارے پروسیس کو فارغ کر دیا. اب اس کا امپیکٹ کیا ہے؟ امپیکٹ یہ ہے کہ جتنے بھی ججز ہیں سپریم کورٹ کے ہوں یا پھر ہائی کورٹ کے ہوں, ظاہر ہے ان کے تو اختیارات ختم کیے جا رہے ہیں. اب حکومت گندی ہو گئی, طاقتور حلقے گندے ہو گئے, اور جو اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ بھی فارغ ہو گئے. اب بیٹھے بٹھائے, مطلب یہ کہ وہی شیخ چلی والی بات ہے کہ جس آپ شاخ پہ بیٹھے ہیں پھر آپ نے اسی کو کاٹنا شروع کر دیا. تو حکومت نے وہی کام کیا, اب گندے ہو گئے ہیں, حکومت بھی فارغ ہو گئی, طاقتور حلقے بھی فارغ ہو گئے, اور جو اس کا دفاع کر رہے تھے وہ بھی فارغ ہو گئے. بیسیکلی یہ آئین کا حلیہ بگاڑنا چاہتے تھے صرف چند شخصیات کے لیے. اور ایک اور انٹرسٹنگ ترمیم بھی اس کے اندر تھی کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ اگر کسی سیاسی جماعت کے اوپر حکومت پابندی لگاتی ہے تو اس کا معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے بجائے وہ معاملہ پھر کہاں جائے گا؟ وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جائے گا. تو مطلب یہ کہ قاضی صاحب وہاں پر اگر بیٹھے ہوں گے تو وہ اڑا دیں گے اور اس کے بعد اپیل بھی کہیں نہیں ہے. تو یہ کون سی, مطلب یہ کہ آپ عوامی خدمت کر رہے تھے, یہ کون سا آپ عوام کے مفاد میں قانون سازی کر رہے تھے. تو وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے, اور ہوتا وہی ہے جو پلان اللہ کا ہوتا ہے. تو مولانا نے ان کو پکڑ لیا. اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ مہربانی کرو مولانا صاحب ہمیں اس سے نکالو, حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مہربانی کرو مولانا صاحب اس سے نکالو, یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا, یہ تو پھنس جائیں گے ہم. اور پی ٹی آئی تو ویسے ان کے ساتھ ہے, مولانا کے ساتھ. تو اب ساری کہانی ختم ہو گئی ہے, اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ حکومت اور قاضی فاضل صاحب کی ایکسٹینشن کی جو تابوت تھا اس کے اندر آخری کیل لگ چکا ہے, اور کہانی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب آگے کیا ہوگا؟ آپ کے لوگوں کے, آپ سب کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا. اب آگے ناظرین سیدھی سی بات ہے وہ یہ ہونے والا ہے کہ وہی ترامیم ہوں گی جو پاکستان تحریک انصاف یا پھر جمعیت علماء اسلام, یہ دونوں جس جگہ کے اوپر متفق ہوں گے پھر وہی لیجسلیشن ہوگی. لیکن اب یہ لیجسلیشن جو یہ ڈرافٹ جو لایا گیا ہے, یہ اب اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے. اس ڈرافٹ کو آپ قصہ پاری نہ سمجھیں. اگر اٹیمپٹ ہوئی بھی صحیح تو یہ جو بیسکس لگائی جا رہی ہیں چیزیں, یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائیں گی, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاملات ختم ہو جائیں گے. اور پریمبل آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے اوپر کوئی بھی حرف نہیں آئے گا. اور اگر آئے گا بھی صحیح ہے 10-15 دنوں کے اندر آپ کو بہت سارے معاملات الگ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, بہت سارے معاملات آپ کو ڈیفرنٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور آخر میں وہی جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے, اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے. یہ تھا آج کی خبر, اور یہ تھا آج کا ویلاگ. فہیم اختر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.